वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 9 ऑफ माफिया रिवेंज लव। 15 दिन बाद उस हादसे को गुजरे 15 दिन हो चुके थे। दिन गुजरने के साथ साथ कृतिका की हालत में सुधार हो चुका था। उसके शरीर के जख्मों के साथ साथ उसके मन में जो गिल्ट था वो भी अब भर चुका था। अब वो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहती थी। कॉलेज फिलहाल जाने का उसका मन नहीं था तो सॉरी भी जिद नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि जब कृतिका कंफर्टेबल हो जाएगी तो वो खुद कॉलेज जाने को कहेगी। आखिर उसका सपना था एक गायनोकोलॉजिस्ट बनने का। इन 15 दिनों में भी युवान अपने कमरे में शिफ्ट हो चुका था, और वे भी जब कृतिका खुद उसे उस कमरे में ले गई। तन्वी को भी कृतिका के बारे में सब पता चल चुका था और वह कहीं ना कहीं खुश थी। उसका भी विला में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि कृतिका कॉलेज नहीं जा रही थी तो वह हमेशा नोट्स देने आती थी। तन्वी के सामने युवान का सौर्य के साथ जो भी रिश्ता था वो आ चुका था। अब आते हैं प्रेजेंट में। सुबह के करीब 9 बजे से वे डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमेशा की तरह सौर्य अपनी हेड चेयर पर बैठा था। उसके एक साइड कृतिका, दूसरी साइड जतिन और उसके पास ही नूर। वहीं कृतिका के साइड में युवान बैठा था, जहां सभी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं हमेशा की तरह कृतिका युवान को परेशान करते हुए अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। तभी कृतिका के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी नजर उठाकर जतिन से लेकर नूर और फिर युवान को देखते हुए बोलती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। घर पर बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले, लाइक ए स्मॉल पिकनिक। कृतिका की बात सुनकर सभी की नजर उस पर टिक गई। अचानक पिकनिक का प्लान, वो भी कृतिका के मुंह से। सब थोड़ा हैरान हो गए। तभी सूर्य कृतिका की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में तुम जाना चाहती हो या कोई खुराफात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? इतने दिन साथ रहते रहते सूर्य इतने तो समझ चुका था कि बिना वजह उसकी छोटी बीवी कुछ करते नहीं है। तभी कृतिका अपना मुंह बनाकर बोलती है, सच में जाना है। घर पर रहते रहते बोर हो गई हूँ मैं। प्लीज ना कुछ दिन के लिए चलते हैं, लेकिन हम सब साथ चलेंगे, मतलब जतिन भाई, नूर, युवान और तन्वी भी। कृतिका की फरमाइश सुनकर सूर्य को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कृतिका का दिल दुखी नहीं कर सकता था। इस कारण वो अपना सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, बताओ कब चलना है। फिर वो अपनी नजरें युवान पर जमाकर बोलता है, तुम चल सकते हो ना युवान? तो युवान तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, बिल्कुल भाई, फ्री हूँ मैं। और अपने तूफान मेल के तो बिल्कुल फ्री हूँ। तभी सूर्य से वो ऑर्डर देते हुए बोलता है, ठीक है, तो हम कल सुबह अपने फार्म हाउस चलते हैं। जतिन सारा अरेंजमेंट कर देगा। इतना बोलकर वो कृतिका के माथे को चूमकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, और उसके जाते ही जतिन भी सबको बाय बोलकर बाहर निकल जाता है। तब युवान कृतिका का हाथ पकड़ उसे गार्डन की तरफ ले जाता है। गार्डन में ले जाकर उसे बेंच पर बिठाता है और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसे घूरते हुए बोलता है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओगी? देखो कृतिका, अगर आप यहाँ जाकर मेरे और तन्वी के बीच कुछ उल्टा पुल्टा करने का सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप जानते हो अब मैं अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं चाहता। तब कृतिका अपना मुंह बनाकर बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहां जाकर कोई कांड करूंगी? तब युवान अपनी भौहें उचकाकर बोलता है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जान गया हूँ। अब बताओ भी। इतना बोलकर वे भी कृतिका के साइड में बैठ जाता है। युवान के बैठते ही कृतिका उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोलती है, सही बोला आपने, कुछ करूंगी तो जरूर, और वो काम होगा जतिन भाई और नूरदी को मिलाने का। उस दिन जो हुआ उसके बाद जतिन भाई और नूरदी के बीच और भी दूरियां आ गई है। देखा है मैंने, जतिन भाई अब नजर उठाकर भी नहीं देखते नूरदी को। इसकी वजह शायद कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार जतिन भाई खुद को मान रहे हैं, और इस कारण वो पहले जैसे गंभीर और शांत हो गए हैं। तो मुझसे नजरें भी नहीं मिलाते, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है ताकि वे दोनों करीब आए। फिर वो अपना सिर उठाकर युवान की तरफ देखकर कहती है, बताओ ना, गलत कर रही हूँ क्या मैं? युवान उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, और इस प्लान में तुम्हें भी साथ दूंगा। लेकिन ये बताओ, मिस शर्मा को साथ ले जाने का क्यों सूझा तुम्हें? कृतिका कहती है, ताकि पिकनिक पर वे भी इंजॉय कर सके। वैसे भी आप होगे नहीं ऑफिस में, तो वो बेचारी अकेले हॉस्टल में रहकर क्या करेगी? तभी युवान अपना सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा उसे ध्यान में रखना, बाकी मैं उसे बता दूंगा, कल आ जाएगी। कृतिका सीधा बैठते हुए कहती है, नहीं, कल कैसे आएगी? हम तो सुबह सुबह निकलेंगे ना, आप उसे आज ही अपने साथ लेते आना, रात भर यहीं रह जाएगी। तब युवान कृतिका की तरफ देखकर बोलता है, वैसे एक बात पूछूं, ये मिस शर्मा की फैमिली में कोई है नहीं है क्या? मतलब इस उम्र में भी जॉब करती है, इसलिए पूछा बस। युवान का सवाल सुनकर कृतिका के चेहरे पर मायूसी आ छा जाती है। वो युवान की तरफ देखकर कहती है, कहने को तो भरा पूरा परिवार है उसका, माँ पापा, छोटा भाई, दादाजी सभी, लेकिन फिर भी तन्वी के पास उसके माँ और भाई को छोड़कर कोई नहीं है। तभी युवान हैरानी से पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? बाकी सब कहाँ गए? कृतिका बताती है, पहले सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पता चला कि तन्वी की मोम को कभी बेबी नहीं होने वाला, तो बेटे की चाह में उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन फिर भी तन्वी उसकी माँ उन्हीं के घर में रहती थी। उसकी और मेरी जिंदगी एकदम सेम थी, ना उसे पापा का प्यार मिला ना मुझे। फिर सबको पता चला कि उसकी मोम प्रेग्नेंट है।
और बाद में उसका एक भाई हुआ। सब ठीक हो रहा था, लेकिन 4 साल पहले पता चला कि उसके भाई को कैंसर है। पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके पापा ने उन सबको घर से निकाल दिया। तब से तन्वी खुद परिवार चलाती है, जो भाई के ट्रीटमेंट का इंतजाम कर रही है। कृतिका ने युवान की ओर देखकर कहा, भगवान ने मेरी लाइफ में सूर्य को भेजकर खुशियां भर दी। बस अब सूर्य की तरह ही किसी को उसकी लाइफ में भेज दे। युवान उसके गाल सहलाकर बोलता है, जरूर आएगा। अब मैं चलता हूँ ऑफिस। उसके जाते ही कृतिका मुस्कुराकर बोलती है, भगवान आप दोनों की भी जोड़ी बना दे जल्दी बस। वही युवान ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में बैठा सामने खड़ी तन्वी को घूर रहा था। कारण था टेबल पर रखा तन्वी का रिजाइन लेटर। युवान उसे हाथ में उठाकर बोलता है, ये क्या है मिस शर्मा, आप बताएंगी अचानक से आप कैसे रिजाइन कर सकती है। मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर सकता इसे। अब जाइए और अपना काम कीजिए। तन्वी हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज सर जाने दीजिए ना, इट्स अर्जेंट, नहीं तो मैं कभी नहीं जाती यहाँ से। इतना बोलते ही उसका गला भर जाता है। युवान लंबी सांस लेकर लेटर को फाइनल में रख देता है। देखता हूँ और कृतिका ने जो पिकनिक का प्लान बनाया है उसका क्या। तन्वी जवाब देती है, सर मैं 3 दिन बाद जा रही हूँ यहाँ से, कृतिका के साथ रहकर जाऊंगी। युवान उसे बाहर जाने का इशारा करता है। ठीक है, शाम को आपको मेरे साथ ही विला जाना है। तन्वी बाहर निकल जाती है। युवान बेचैन था, उसे तन्वी का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तन्वी अपने केबिन में आकर देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा है। नाम देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो फ़ोन उठाकर बिना सामने वाले की बात सुने कहती है, कहा तो तैयार हूँ मैं, 4 दिन बाद आ जाऊंगी, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। कॉल कट करके वे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। वो मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि आवाज़ बाहर न जाए। वो केबिन की तरफ देख कर कहती है, नहीं जाना मुझे यहाँ से, मुझे आपके पास रहना है सर, क्योंकि प्यार करने लगी हूँ मैं। लेकिन शायद मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। रात का वक्त था और सब बैठकर डिनर कर रहे थे। आज तन्वी भी उन सभी के साथ थी, लेकिन आज सूर्य नहीं था क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी जिस कारण उसे आते आते आधी रात होने वाली थी। डाइनिंग टेबल पर जतिन और युवान मौजूद थे, लेकिन वे चुपचाप अपना अपना डिनर कर रहे थे। पता नहीं क्यों आज युवान की नजर बार बार तन्वी पर जा रही थी। उसके दिमाग में बात निकल ही नहीं रही थी। ये 2 दिन बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा, ये सोच सोच कर उसका मन खराब था। वहीं दूसरी तरफ नूर की नजर बार बार जतिन पर जा रही थी, जो उसे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देख रहा था। ये सब कृतिका खाते खाते देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, बस आज की रात नूर दी, कल आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सूर्य के न आने के कारण कृतिका तन्वी के साथ उसके रूम में जाने को कहती है। युवान उन दोनों को कमरे तक छोड़कर अपने रूम में आता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहता है, कुछ तो हुआ है मिस शर्मा आपकी लाइफ में, जानता हूँ आप बताएगी नहीं, इसलिए मुझे खुद पता करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कृतिका तन्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे घूरते हुए कहती है, सच सच बता तन्वी, क्या हुआ है। तू डिस्टर्ब तो है सही, यह मुझे पता है, लेकिन रीजन क्या है ये बता। कृतिका की बात का जवाब देते हुए तन्वी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तू तो जानती है ना भाई की बीमारी, उसी का टेंशन है, बस मैं जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। तभी कृतिका उसके हाथों पर अपना हाथ रख कर कहती है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं बात करती हूँ ना सॉरी से, वो 1 मिनट में सब ठीक कर देंगे। इतना कहते ही तन्वी उसके हाथ को कसते हुए बोलती है, नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, और खबरदार जो मेरी कसम तोड़ी तो। तब कृतिका थोड़ा अटकते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, वैसे एक बात पूछूं। तन्वी उसे घूरते हुए कहती है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जो मन में आए पूछ। तब कृतिका उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, तुझे युवान कैसे लगते हैं, क्या तेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग है। उसकी बातों से तन्वी हैरान होती है, लेकिन अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहती है, तो बिना पागल हो गई है, कहाँ वो और कहाँ मैं, कोई मेल ही नहीं है हम दोनों का। अब सोने चली जा अपने रूम में, सूर्य जीजू आ गए होंगे। कृतिका बेड पर पसरते हुए कहती है, उनके आने में भी बहुत टाइम है, जब तक यहीं रहूंगी तेरे पास, वो जब आएंगे तब सो जाऊंगी। इतना बोलकर वो अपना फोन लेकर रील्स देखने लगती है। देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। रात के करीब 2:30 बजे सूर्य विला के अंदर आता है। पूरे हॉल में अंधेरा था। सूर्य कृतिका के रूम में जाता है पर उसे पूरा रूम खाली मिलता है। उसे थोड़ी हैरानी होती है। तभी उसे तन्वी याद आता है। तन्वी का याद आता है। सूर्य बाथरूम में जाकर पहले फ्रेश होता है। ये उसकी आदत थी कि बाहर आने के बाद वो पहले फ्रेश होता था, फिर वो अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा देता है। उसे ये तो नहीं पता था कि कृतिका किस रूम में है, पर चौथी रूम उसे अंदर से लॉक मिलती है। उसे समझते देर नहीं लगी, किसी में वो दोनों हैं। सूर्य डोर नॉक करता है। अंदर सोई तन्वी की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए बोलती है, इतनी रात को कौन आ सकता है। एक बार फिर नॉक सुनकर वे कृतिका को देखती है और तुरंत जाकर डोर खोलती है। सामने सूर्य को देखकर वो हैरान हो जाती है। सूर्य अपनी सॉफ्ट आवाज में कहता है, वो मैं कृतिका को लेने आया हूँ। इतना बोलकर वे रूम में घुसता है और कृतिका को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। तन्वी बस उसे देखती रह जाती है। सूर्य उसे अपने रूम में लाकर बेड पर सुलाते हुए बोलता है, बहुत शौक है तुम्हें दूसरों के साथ सोने का, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें, हमेशा बस दूसरों का सोचना है तुम्हें, कभी अपने पति का ख्याल नहीं करती कि उसे कोई चाहिए तो चलो ठीक है, मुझे चाहिए, वो मैं कल खुद ही ले लूंगा, पहले आज की गलती की पनिशमेंट तो दे दूँ तुम्हें। इतना बोलकर उसके होठों को चूमने लगता है।
सूर्य की किस के कारण कृतिका की नींद टूटने लगती है कि उसके अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कृतिका की आंखें जैसे ही खुलती है, वो सूर्य की बुरी आंखों से जा टकराती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने रूम में कैसे आई। वो सूर्य को धक्का देकर खुद से दूर करती है और अपने होठों को पहुंचते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे आई। सूर्य उसे घूरते हुए कहता है, मैं लाया गोद में उठाकर, और ज्यादा सोचो मत, कल घूमने भी जाना है, घुटने में दर्द होने लगेगा तो इंजॉय नहीं कर पाओगी। वो तो अपने छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। इतना बोलकर वो फिर कृतिका के करीब आता है। तो कृतिका अपने होठों पर हाथ रखकर कहती है, इतनी रात को कौन किस करता है, सोने का टाइम है ना, चलो अब चलो सोते हैं। सूर्य उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो। तो उसे हस्बैंड वाइफ इससे ज्यादा कर रहे होंगे, कह तो हम भी करें, मुझे नींद भी नहीं आ रही। सूर्य की हरकतों से कृतिका को डर लगने लगता है। वो जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहती है, अरे आज नहीं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, नींद भी आ रही है बहुत। तभी सूर्य मुस्कुराते हुए कृतिका के गले को सिक करते हुए कहता है, तो कब करूँ बताओ, बिकॉज आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ। अब तुम्हें अपना बनाना है बस। इतना बोलकर वो कृतिका की शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलकर उसे किस करने लगता है और अपने हाथ से हल्का प्रेस करने लगता है, जिसके कृतिका की सिसकियां निकलने लगती है। कृतिका सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे डर लगता है, सुना है मैंने पहली बार में बहुत पेन होता है। सूर्य उसके क्लीवेज पर बाइट करते हुए बोलता है, दर्द तो होगा ही, लेकिन तुम टेंशन ना लो, आई विल बी जेंटल, बहुत ही आराम से और प्यार से करूंगा, ज्यादा दर्द नहीं दूंगा अपनी पेस्ट्री को। इतना बोलकर वो उसे गले में अपना चेहरा छुपाकर अपनी सांसें को संभालते हुए बोलता है, चलो अब सो जाओ, आज बात मान ली मैं तुम्हारी, लेकिन अगली बार जब पास आऊंगा तो शायद ही रुक पाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम रोकोगे भी नहीं। इतना बोलकर वो रूम की लाइट ऑफ कर देता है। उसने बड़ी चालाकी से कृतिका को कल के लिए तैयार कर लिया था। सुबह के करीब 8 बजे कृतिका मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट ओवरसाइज शर्ट पहनी थी, बालों को हल्का हल्का बीच से पार्टीशन कर हाफ बालों को पीछे जोड़े में बांधा था, और उसकी बाल उसके कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। बैकअप के नाम पर बस काजल और होठों पर कोरल न्यूड लिपस्टिक, कानों में छोटे डायमंड टॉप्स और गले में उसका मंगलसूत्र, मांग में सूर्य के नाम का हल्का सिंदूर, और हाथों में 2 से 3 चूड़ियों के साथ एक महंगी घड़ी, जिसका प्राइस तो शायद उसे पता भी नहीं था, क्योंकि अगर पता होता वे अब भी सूर्य से बहस कर रही होती। पैरों में वाइट स्नीकर्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो बिल्कुल टीनेजर लग रही थी, जो वे थे थी। कृतिका आईने की तरफ देख रही थी। उसकी नजर पीछे आते सूर्य पर ठहर गई, जो अपने कान में फोन लगाए किसी से बातें करते हुए रूम में आ रहा था। उसका एक हाथ पैंट की पॉकेट में था तो दूसरे से फोन पकड़कर कान में लगाया हुआ था। सूर्य ने ब्लैक ट्राउजर ट्राउजर के साथ ब्लैक ओवर साइज शर्ट पहनी थी। शर्ट ट्राउजर के ऊपर ही थी और ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिस कारण उसका ब्रॉड चेस्ट शो हो रहा था। शर्ट की स्लीव को उसने कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, जिस कारण उसकी ऊपरी हुई से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सूर्य फोन पर बात करते हुए नोटिस करता है कि कृतिका की नज़र उस पर ही अटकी हुई है। यह देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आखिर भला किस पति को अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि उसकी पत्नी उसे नजर गड़ाकर ताड़ रही है। सूर्य कोल कुटकर अपने पॉकेट में रखते हुए कृतिका के करीब आता है और अपना हाथ उसके पेट पर कसते हुए अपने चेहरे उसके कंधे पर रखकर दोनों को आईने में देखकर कहता है, तुम्हारा ही हूँ, कभी ताड़ने के अलावा और कुछ भी कर लिया करो। उसकी आवाज़ सुनकर कृतिका अपने होश में आती है और देखती है सूर्य उसके पीछे ही खड़ा है और उसके हाथ उसके पेट पर है। कृतिका को अब थोड़ी शर्म आने लगती है, क्योंकि वे सच में बेशर्मों की तरह उसे कब से ताड़ रही थी। कृतिका बात को बदलते हुए कहती है, आप इतने भी कोई हीरो नहीं है जो मैं आपको ताड़ूं, वो तो आप हमेशा से अलग ड्रेस में होना इसलिए देख रही थी बस। तभी सूर्य पीछे से उसके गालों को चूमते हुए कहता है, देखता हूँ कब तक खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल करोगी, और आज तो मन बहकेगा भी और बदन से बदन मिलेगा भी। सूर्य की बातें सुनकर कृतिका तो सूर्य की तरफ पलटकर थोड़ा डरते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा, क्या आप वहाँ मेरे साथ कुछ करने वाले हो। कृतिका को डरता देख सूर्य उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान भूल गई। तभी कृतिका एक सुकून की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा आप जितिन भाई और नूरदी की बात कर रहे हो। फिर वो हल्का सूर्य के पेट में मुक्का मारते हुए कहती है, छी आप कितने गंदे हो, ऐसा कोई सोचता है क्या। तभी सूर्य उसकी कमर पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता है, अगर तुम उन दोनों को एक ही रूम में बंद करोगे तो ये सब तो होगा ही ना। अब छोड़ो दूसरों की बात है, अपने आप पर आते हैं। इतना बोलकर भी उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। कृतिका हमेशा की तरह बस अपनी आंखें बंद कर उसके किस में पिघल रही थी। उसके हाथ अपने आप सूर्य की शर्ट पर कस जाते हैं। एक लंबी किस के बाद ना चाहते हुए भी सूर्य को कृतिका के होठों को छोड़ना पड़ा। कारण था टाइम, उन्हें फार्म हाउस के लिए निकलना था। सूर्य जैसे ही कृतिका को छोड़ता है, कृतिका की नज़र खुद पर जाती है। वो खुद को आईने में देख सूर्य पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, जो मेरी इतनी अच्छी तरीके से लगाई लिपस्टिक खा गए। इतना बोलकर वो फिर से अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर उसे लगाने लगती है।
पर सूर्य उसे देखकर अपने मन में बोलता है, बिल्कुल बच्ची ही ये। वहीं दूसरी तरफ सभी बाहर खड़े थे। नूर हमेशा की तरह सूट में थी और सिर पर दुपट्टा लिया था। वहीं तन्वी अभी जीन्स और ब्लू शर्ट में थी। वो भी काफी अच्छी लग रही थी। उसके छोटे कर्ली बाल खुले थे जो बार बार हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। जितिन और युवान भी ऑलमोस्ट कैजुअल वेयर में थे। जहाँ जितिन व्हाइट जीन्स के साथ मैरून शर्ट में था, वहीं युवान ब्लू जीन्स और ब्लू टी शर्ट में था। युवान की नजर बार बार तन्वी की तरफ जा रही थी, थोड़े जो थोड़ी थोड़ी देर में ही अपने फ़ोन को देख रही थी और हमेशा अपने फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर राहत नजर आ रही थी। तब सबकी नज़र तब सबकी नज़र अंदर से आती करती और उसके पीछे ही उसका बैग अपने हाथों में ले आते सूर्य पर जाती है। सूर्य को उस तरह देख युवान हल्का मुस्कुरा कर जितिन के कान में कहता है, जितिन भाई लगता है भाई फुल हस्बैंड मोड में आ गए हैं। तभी जितिन उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा और ये तुम्हारी बात बताऊं मैं उन्हें। जितिन की धमकी सुनकर युवान का मुंह बन जाता है। थोड़ी ही देर में सब एक मिनी बस में बैठे थे और ये बस का आइडिया भी कार्तिका ही था। सबके बैठते ही बस विला से निकल जाती है और उस बस के आगे पीछे गौर से भरी गाड़ियां भी निकलती है। लेकिन जैसे ही सब निकलते हैं उनके पीछे ही अनाया भी बाहर निकलकर एक केब लेकर कहीं चल पड़ती है। बस में सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सबसे आगे विंडो के पास कार्तिका, उसके पास ही सूर्य था। उसके पीछे जितिन और नूर एक ही सीट पर बैठे थे और सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड की सीट पर युवान और राइट सीट पर तन्वी बैठे थे। दोनों ही अलग अलग बैठे थे। बस अपनी स्पीड में चल रही थी। तभी तन्वी अपना बैग लेने के लिए खड़ी होती है जो सीट के ऊपर रखा हुआ था। तन्वी जैसे ही उसे उतारने को होती है बस टर्न लेती है, जिस कारण तन्वी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा युवान की गोद में जा गिरती है और युवान भी उसे कसकर पकड़ अपने सीने से लगा लेता है। पहले तो तन्वी डर के कारण अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसे चोट नहीं लगी तब वे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वे युवान की गोद में है और उसका एक हाथ उसके सिर के पीछे है तो एक हाथ उसकी पीठ पर। तन्वी तुरंत युवान के सीने पर हाथ रखकर उसे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन युवान की पकड़ हल्की नहीं होती। ये देख तन्वी अपनी नजर झुकाते हुए कहती है, सब छोड़िए भी। तभी युवान उसे अपने पास के सीट पर बिठाते हुए कहता है, अब चुपचाप यहीं बैठो, नहीं तो दोबारा गिरोगी तो बचाऊंगा भी नहीं। इतना बोलकर वो अपने कान में ईयरबड्स लगाकर गाने सुनने लगता है और तन्वी अपना चेहरा विंडो की तरफ कर बाहर का नजारा देखने लगती है, क्योंकि युवान ने उसे विंडो के पास ही बिठाया था। वहीं जितिन बस चुपचाप अपने फोन में लगा था। तभी बस टर्न लेती है, जिस कारण नूर अपनी जगह से सरक कर उसके कदम एकदम पास आ जाती है। तभी जितिन उसको ठीक से बिठाकर खुद आगे की सीट पर जा बैठता है। ये देख नूर की आंखें भर आती है। वहीं कृतिका अपना सिर सूर्य के कंधे पर रखकर चिप्स खा रही थी। जितिन ने अपनी जगह बदल ली थी, ये उसने देख लिया था। ये देख वह अपने मन में बोलती है, बस आज की बात है नूर, कल सुबह आप दोनों के लिए बेस्ट होगा। तभी सूर्य उसके कान में धीरे से बोलता है, और तुम्हारे लिए भी। उसकी बात सुनकर कृतिका उसे हैरानी से देखने लगती है। वहीं अनाया की कैब एक कैफे के सामने आकर रुकती है। वो तुरंत बाहर निकलकर उस कैफे के अंदर जाती है और चारों तरफ किसी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र सबसे लास्ट में बैठे एक शख्स पर जाती है जो अपने सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क लगाए बैठा था, जिसे देख अनाया के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। अनाया उस टेबल के सामने जाकर उस शख्स के सामने चेयर पर बैठते हुए कहती है, बहुत दिन बाद देखा आपको, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो। तब वो शख्स अपने चेहरे के मास्क को हटाते हुए कहता है, आपको भी बड़े दिन बाद ही देखा है भाभी जी। फिर भी थोड़ा रुक कर कहता है, ओ सॉरी मतलब एक्स भाभी जी, क्योंकि अभी तो भाभी जी की पोजीशन आपकी बहन ने संभाली हुई है। वह भी बहुत अच्छे से। इतना सुनकर अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सामने बैठे शख्स की बात सुनकर अनाया गुस्से से कहती है, जुबान ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी, आंखें तो दो रंग की है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने चेहरे भी दो रंग के लगाए रखोगे। भूलो मत, हम दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन तुम बेवकूफ का तो मुंह ही नहीं खुलता उस पिद्दी सी लड़की के सामने। वहीं उसके सामने बैठा दक्ष उसे घूरते हुए कहता है, तुम उसे पिद्दी सी लड़की बोल रही हो, पता भी है अकेले उसने एक 90 किलो के आदमी को निपटा लिया था और ऊपर से उसके नाम के साथ कोई एरे गिरे का नहीं, द ग्रेट माफिया किंग सूर्यसी प्रताप का नाम जुड़ा है। मैंने देखा था उसकी आंखों में गुस्सा जब उसकी बीवी को किसी ने छूने की कोशिश की थी। तब दक्ष के इतना कहते ही अनाया गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा मतलब हम अपना प्लान यहीं पर स्टॉप कर दे, है ना, क्योंकि तुम तो डर गए आए थे तो एकदम विलन की तरह एंट्री लेकर ओ जीरो बन के रह गए हो। तब दक्ष अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, बहुत बोल रही हो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि पहले तुमको ही निपटा दूं। इतना सुनते ही अनाया शांत हो जाती है। तभी दक्ष अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब हम बल का नहीं छल का इस्तेमाल करेंगे। मैं कॉलेज में सूर्य के खिलाफ उसके मन में चिंगारी लगाऊंगा और तुम उस चिंगारी को हवा देकर आग बनाओगी, क्योंकि कहते हैं ना, अगर अलग अलग दो लोग एक ही बातें करते हैं तो सामने वाला बंदा उस बात को सच समझने लगता है। हमें भी वही करना है। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, प्लान तो तुम्हारा अच्छा है, क्या करना है, क्या कहना है क्या नहीं, वो मुझे मैसेज करते
जाना, अब चलती हूँ मैं, थोड़ा एंजॉय कर लूँ, इतना बोल वो फिर कैब बुक कर एक बार की तरफ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य और कृतिका के साथ सभी दोपहर के अपने से डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही सभी बस से बाहर निकलते हैं, सभी की नजर वहां का नजारा देख फैल जाती है। एक तरफ सूर्य का फार्म हाउस था जिसके हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, तो वहीं इनके पीछे हर तरफ पहाड़ थे जहाँ वाटरफॉल को आराम से देखा जा सकता था। सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे लेक्स थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो धरती का स्वर्ग, तो इसे धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। कार्तिका चारों तरफ नजर घूम कर नजारा देखते हुए कहती है, वाह सूर्य ये कितना सुंदर है, एकदम हेमंत। तभी सूर्य उसकी कमर पकड़ खुद से चिपकाते हुए कहता है, जैसा भी है तुमसे कम ही है। सूर्य की तारीफ सुनकर जहाँ सभी मुस्कुराने लगे थे, वहीं कार्तिका को शर्म आ रही थी। वो सूर्य के हाथों को अपनी कमर से हटाकर धीरे से बोलती है, शर्म नहीं है क्या, ये सब देख रहे हैं, छोड़े मुझे। सूर्य अपनी कमर पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। अपना ध्यान सिर्फ मुझ पर रखो। इतना बोल वो कृतिका को अपनी गोद में उठाकर फार्म हाउस के अंदर लेकर चला जाता है और सभी बस उसे देखते रह जाते हैं। तभी जतिन सभी को देखते हुए बोलता है, हम सब पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर घूमने के लिए निकलेंगे। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि शाम तक वापस आना पड़ेगा। जतिन की बातें सुनकर सभी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। सर्वेंट एक एक कर सभी का सामान लेकर उनका रूम दिखा रहा था। तन्वी जैसे ही अपने रूम की तरफ जाने को होती है, युवान गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक खाली रूम में लाता है और डोर अंदर से लॉक कर तन्वी को देखकर कहता है, जो पूछूंगा बिना टाइम वेस्ट किए सच सच बताना बस। वो तन्वी के करीब आकर अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर उस पर अपनी नजर जमाए बोलता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है मिस शर्मा आपकी लाइफ में? किसका कॉल बार बार आ रहा था आपको जिसे आप मेरे सामने रिसीव नहीं कर पा रही है? फिर वो अपनी उंगली दिखाते हुए वार्निंग टोन में बोलता है, और झूठ बोलने की कोशिश तो करना मत आप, क्योंकि अगर बाद में मुझे सच पता चला तो सजा बहुत भयानक दूंगा। युवान का ये सवाल सुनकर तन्वी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो जिस टोन में बोल रहा था उससे तन्वी के सिर पर डर पैदा होने लगता है। फिर भी खुद को संभालते हुए अटकते हुए बोलती है, मेरे मंगेतर का कॉल था, कल हम दोनों में थोड़ी बहस हो गई तो मैं गुस्सा हूँ उससे, इस कारण कॉल नहीं उठा रही। तन्वी के मुंह से मंगेतर सुनकर युवान अपनी भुएं सुकुड़ते हुए कहता है, ये मंगेतर कहाँ से आया, सगाई कब हुई आपकी और ये शादी कब है? कृतिका ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब तन्वी चारों तरफ से फंस चुकी थी। फिर भी वे जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहती है, अरे मैंने ही उसे मना किया था कि किसी को ना बताए, इस कारण नहीं बताई होगी। और मेरी सगाई तो बहुत पहले से मिला में हो गई थी और शादी 3 दिन बाद है, 3 दिन बाद शादी है। ये सुनकर युवान को एकदम अच्छा नहीं लगता। युवान तन्वी की ओर करीब आते हुए कहता है, बहुत पहले मतलब कब, कितने साल पहले? तन्वी अपने कदम पीछे लेते हुए वो कहती है, कुछ साल पहले। युवान आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ साल मतलब कितने साल? तन्वी और पीछे हटते हुए कहती है, 4 साल पहले। याद आया, अब रुक जाइए ना सर। तभी वे पाते हैं कि उसके पीछे दीवार है। युवान उसके करीब आकर उसके दोनों साइड अपने हाथ रखते हुए कहता है, अभी आपकी उम्र 20 साल है, मतलब आपका एंगेजमेंट 16 साल में हुआ था। ये तो क्राइम है। तन्वी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी वो अपने हाथ युवान के सीने पर रखकर उसे पुश करते हुए कहती है, हाँ वो हम दोनों बचपन से ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो इस कारण हमारी सगाई हो गई थी। अब हटिए और जाने दीजिए सर। युवान उसे थोड़ा दूर होते हुए कहता है, अगर ये बात झूठ निकली तो देख लेना मिस शर्मा क्या हाल करूंगा आपका। इतना बोल वो बाहर निकल जाता है और उसके पीछे ही तन्वी भी अपने रूम में चली जाती है। सब अपने अपने रूम में होते हैं और जैसे ही बाहर निकलने को होते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है। दोपहर में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था और जोर की बारिश होने लगती है। वहीं नूर अपने कमरे में बैठी बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। एक सर्वेंट उसे फ्लावर बुके देते हुए बोलता है, ये सर ने भेजा है आपके लिए। नूर जब बुके देखती है तो उसमें एक नोट था, सेकंड फ्लोर के तीसरे रूम में आइए, आई एम वेटिंग जतिन। नूर तुरंत बाहर निकलकर सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वे इस रूम में पहुंचती है, उसे जतिन वहां बैठा दिखता है। वो जैसे ही अंदर आती है, बाहर से दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों दरवाजे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बाहर से लॉक था। बाहर डोर पर ताला लगाते हुए कृतिका खुशी से उछल रही थी। तभी उसे कोई अपनी गोद में उठा लेता है। कृतिका देखती है कि सूर्य ने उसे गोद में उठा लिया है। वो बोलती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना, आज आप एकदम बेशरम बन चुके हैं। तब सूर्य उसे टॉप फ्लोर पर ले जाते हुए कहता है, जब बेशरम बोल ही दिया तुमने तो चलो आज बेशरमी दिखा ही देता हूँ। सब छोड़ और बस मेरा सोचो। मौसम भी रोमांटिक हो रहा है तो क्यों ना हम भी थोड़ा रोमांस कर ले। सूर्य अपनी गोद में कृतिका को लिए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। कृतिका को लगता है कि वो उसे लिए रूम में जा रहा है, लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब सूर्य अपने रूम को क्रॉस कर सीढ़ियों की तरफ बढ़े छत की तरफ जाने लगता है। कृतिका अपना हाथ उसके गले में कसते हुए कहती है, आप छत पर
की तरफ क्यों जा रहे हैं? अभी तो मौसम कितना ख़राब है और बारिश भी हो रही है। लेकिन सूर्य बिना कोई जवाब दिए उसे लेकर छत पर पहुंचता है, जहां का नज़ारा देख कृतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। काले अंधेरे बादलों के बीच पूरी छत पर लाइट लगी हुई थी। अंधेरी छत ओपन थी तो आधी छत ओपन थी और आधी पे गिलास का शेल्टर लगा हुआ था। उस शेल्टर के बीच एक गिलास का रूम था जिसके हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी। लाइट के उसके अंदर क्या था ये दिख नहीं रहा था, लेकिन एक चीज़ जो सबसे सुंदर थी वो थी बाहर का नज़ारा। सामने दूर दूर तक बस पहाड़ और हरे भरे पेड़ नजर आ रहे थे और उन पहाड़ों के बीच वाटरफॉल। कृतिका की आंखें तो बस उस नज़ारे पर जैसे जम सी गई थी। सूर्य उसे ग्लास शेल्टर के नीचे से होते हुए उस क्लासरूम के अंदर लेकर जाता है, जहां बस एक राउंड शेप किंग साइज बेड के साथ एक साइड सोफा था और पूरा कमरा फ्लावर्स और कैंडल से सजा हुआ था। कमरे का नज़ारा देख कृतिका को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था कि सूर्य उसके साथ क्या करने का सोच रहा है। ये सोचते ही उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो अपना सिर उसके खुले सीने में छुपा कर रोने लगती है। कृतिका को डरते देख और रोते देख सूर्य उसे लिए ही बेड पर बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? डर लग रहा है, लेकिन मेरी जान इतना तो सोचो, ये आज नहीं तो कल हमारे बीच होना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे करीब कभी ना आऊँ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मेरे प्यार में कोई कमी आएगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार अब भी है ना, उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं मोहब्बत करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। आई लव यू मेरी जान। इतना बोलकर वो कृतिका के माथे को चूम लेता है। वो पूरी तरह से पहले कृतिका को कंफर्ट जोन में लाना चाहता था। अपना प्यार वो जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। सूर्य के दिल में खुद के लिए ऐसी फीलिंग देख कृतिका को बहुत अच्छा लगता है। सूर्य के लिए रिस्पेक्ट उसके दिल में और बढ़ जाती है। कृतिका अपना चेहरा सूर्य के सीने में भी और छुपाते हुए कहती है, मैं शायद दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो आप जैसा हमसफर मिला मुझे। शादी के 8 महीने में आज तक आपने मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं दिखाई, तो आज मैं किसे आपको वो हक ना दूँ जिसके आप हकदार हैं। कृतिका की तरफ से मंजूरी पाकर सूर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कृतिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सच में तैयार हो ना? कोई मजबूरी तो मैं आकर तो फैसला नहीं लिया ना तुमने? कृतिका की नजरें तो शर्म से नीचे झुकी हुई थी। वो सूर्य की तरफ देखकर कहती है, कोई मजबूरी नहीं, बस मैं अब खुद आपको फील करना चाहती हूँ। हाँ, डर लग रहा है बहुत बस, पर आपने कहा था कि आप जेंटल रहोगे और अपना आप अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो आगे नहीं बढ़ोगे। सूर्य उसके माथे को चूमकर उसे अपने सीने से लगाते हुए अपने मन में कहता है, कितनी मासूम है ये जो सोच रही है कि आगे बढ़ने के बाद मैं रुक जाऊंगा। पागल को इतना भी नहीं पता कि अगर मैं एक बार आगे बढ़ गया तो चाह कर भी नहीं रुक पाऊंगा। फिर सूर्य कृतिका को फ्लोर पर खड़ा कर सोफे की से एक पैकेट उठा उसकी तरफ बढ़ा के करीब आते हुए कहता है, उस साइड बाथरूम है, जाओ और इसे पहन कर आओ। उस पैकेट को देख कृतिका थोड़ी कंफ्यूज होती है। तभी सूर्य उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज बिना कुछ कहे जो कह रहा हूँ वे करो। कृतिका अपना सिर हिलाकर उस पैकेट को लेती है। वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तन्वी अपने रूम में फ़ोन कान से लगाए रोते हुए अपनी माँ से कह रही थी, माँ जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आप तो ये सोचो कि हमारा छोटू ठीक हो जाएगा। तभी उसकी माँ हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, कैसे ना करूँ चिंता, मेरे एक बच्चे को बचाने के लिए मेरी एक बच्ची अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रही है और तू बोल रही है मैं चिंता ना करूँ। तन्वी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे माँ आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं जंग लड़ने जा रही हूँ। शादी तो मुझे आज नहीं तो कल करनी है, तो 3 दिन बाद क्यों नहीं? तब उसकी माँ खुद को संभाल कर कहती है, बिल्कुल शादी करती, लेकिन किसी अच्छे लड़के से, अपने से 30 साल बड़े आदमी से। नहीं सोचा भी है कैसे रहेगी उसके साथ। तन्वी को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वे बहाना बनाते हुए कहती है, अच्छा माँ आपसे बाद में बात करती हूँ, कृतिका बुला रही है। ना बोलकर वे फ़ोन कट कर देती है। कॉल कट कर फ़ोन को अपने सीने से लगाकर ज़मीन पर बैठते हुए कहती है, उसके साथ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता माँ। जैसे ही छोटू का ऑपरेशन होगा वो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, शादी के मंडप पे ही अपना दम तोड़ दूंगी मैं। इतना बोलकर वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसके सामने युवान का चेहरा आ जाता है, जिसे देख वो रोते हुए कहती है, ये दिल बिना अपनी औकात में नहीं रहता, धड़का भी तो उसके लिए जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तन्वी खुद को ठीक कर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसे युवान खड़ा दिखता है। वो कुछ बोलते उससे पहले युवान अंदर आते हुए कहता है, वो सब अपने अपने में बिजी है, तो भाई ने कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं तो चला आया यहाँ। वैसे आप अपने उस बचपन के प्यार से बात तो नहीं कर रही थी? युवान की बातें सुनकर तन्वी उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी युवान हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, इतना हैरान क्यों हो रही है आप? आपके मंगेतर की बात कर रहा हूँ। इतना बोलकर वे सोफे पर जा बैठ जाता है। नूर और जतिन काफ़ी कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। दोनों ही थक हार कर बैठ गए थे। तभी नूर जतिन की तरफ देख कर कहती है, आप डरो मत, ना कुछ बोलूँगी ना कुछ पूछूंगी, आपका जो फैसला है मैं उसमें साथ में हूँ। इतना सुनते ही जतिन नूर को खींचकर अपने गले लगा देता है और अपने हाथ उसके पीठ पर कसते हुए कहता है, सॉरी नूर, मैं अपनी परेशानी में इतना खो गया था कि आपको भूल ही गया।
आपको पता है हम यहाँ ऐसे ही बंद नहीं हुए। ये सब कृतिका का क्या हुआ है? जब मैं इस रूम में आ रहा था तभी कृतिका ने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया और कहा कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम अपने परेशानी में खुद से उसे अलग कर दें जिसे हम प्यार करते हैं। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी आ रहा है। तब वे नूर के माथे को चूमते हुए कहता है, अब आप बताइए, शादी करनी है मुझसे या निकाह? डिसीजन जल्दी लेना, ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग फिर घूम जाए। नूर उसके सीने पर हल्का मारते हुए कहती है, दोनों करनी है, शादी भी और निकाह भी। तभी जतिन उसे लिए बेड पर लेटते हुए उसे अपने नीचे कर कहता है, अच्छा जो करना है कर लेंगे, पहले वो करते हैं जिसकी अभी ज़रूरत है। इतना बोलकर वे नूर के सीने से दुपट्टा हटाकर साइड में फेंकता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़े ही प्यार से चूमने लगता है। इस बार नूर भी उसका बराबर साथ दे रही थी। थोड़ी ही देर में जतिन नूर के होठों को छोड़कर उसे पलटता है और उसके सूट की डोरी खोलकर उसकी गोरी पीठ को चूमने लगता है। इसी के साथ उसके सूट को नीचे से पकड़कर एक झटके में ही उसके बदन से अलग कर देता है। तुरंत नूर को सीधा कर उसके बदन को देखते हुए कहता है, उस रात में अपने होश में नहीं था, लेकिन आज पूरे होश-हवास में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगता है और उसके हाथ धीरे-धीरे करके अपने साथ-साथ नूर के कपड़े भी खोलकर ज़मीन पर फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों एक चादर के अंदर लिपटे हुए थे और अब जतिन के होठ नूर के शरीर पर हर जगह चल रहे थे। नूर के गोरे शरीर पर हर तरफ जतिन के प्यार की निशानी छिप रही थी। जितिन बिना रुके उसे अपने प्यार का एहसास करवाते हुए बोलता है, आज हम पूरी तरह से एक हुए क्योंकि आज हम दोनों ही एक दूसरे को फील कर रहे हैं। वहीं छत पर सूर्य पिछले आधे घंटे से रूम में बैठा कृतिका के बाहर निकलने का वेट कर रहा था, लेकिन कृतिका ना बाहर निकल रही थी और ना दरवाजा खोल रही थी। तभी सूर्य दरवाजे को जोर से नॉक करते हुए कहता है, पेस्ट्री बाहर आओ, अंदर में आ गया तो तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। उस ड्रेस में ऐसा क्या है जो आधे घंटे से अंदर पहन रही हो? तब अंदर से कृतिका की आवाज़ आती है, आप धोखेबाज हो, अपनी कसम देकर मुझे ये ड्रेस पहनने पे मजबूर कर दिया, ये बोलकर कि ड्रेस अच्छी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस ड्रेस में ही गिन सकते हैं या नहीं। बाहर सूर्य अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा बाबा सूर्य, अब बाहर आओ, वैसे भी तुम कुछ पहनती तो उसे उतारना ही था ना, तो अब मेरी कसम बाहर आओ। तब उसे डोर खुलने की आवाज़ आती है, जो सुनकर सूर्य थोड़ा पीछे हो जाता है। तब उसकी नज़र पहले कृतिका के लंबे और गोरे पैरों पर जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पैरों से होते ऊपर जाती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने एक हार्ट बीट मिस कर दी है। सूर्य अपने धड़कते दिल को संभाल बिना पल के झपकाए बाथरूम के डोर पर खड़ी अपनी छोटी सी लेकिन हॉट बेबी को ताड़े जा रहा है। हमेशा इंडियन ड्रेस में लिपटी कृतिका आज एक ब्लैक मिनी नेट फ्रॉक पहने अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसके गोरे बदन पर यह ब्लैक रंग उभर के आ रहा था। पूरा फ्रॉक बस दो पतली डोरी पर टिका हुआ था, जो कृतिका के गोरे कंधे पर बंधा हुआ था। उसके लंबे और कर्ली बाल खुले उसके कमर से नीचे तक लहरा रहे थे और उसका खुला कंधा ना दिखे, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से अपने बाल आगे कर उसे ढका हुआ था। फ्रॉक का नेक हल्का डीप होने के कारण उसका क्लीवेज भी हल्का-हल्का दिख रहा था। वो कंटिन्यू अपने हाथों से फ्रॉक को नीचे की तरफ खींच रही थी। जो मुश्किल से ही उसके थाइस को ढक रहा था। सूर्य मुस्कुराते हुए अपने कदम कृतिका की तरफ बढ़ाता है और उसके पास पहुंचते उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मेरी जान? बार बार कपड़े खींचने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा और क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में तो इसे उतारना ही है। सूर्य की बेशर्मी बातें सुनकर कृतिका के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उसके एक अंदर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। सूर्य के करीब आकर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। सूर्य अपनी गोद में कृतिका को लेटते इसके सबसे आखिरी छोर पर आता है और उसे नीचे उतार अपनी आंखों से उसे पीछे देखने को कहता है। सूर्य का इशारा पाकर कृतिका जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके सामने पूरा का पूरा येलागिरी हिल स्टेशन था, जहाँ एक तरफ पहाड़ों के बीच बहते झरने थे तो एक तरफ कई लेक्स और उसमें चलती छोटी छोटी नाव। बारिश का गिरता पानी उस खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। कृतिका उस प्रकृति की खूबसूरती में इतनी खो जाती है कि उसे कुछ ध्यान नहीं रहता कि वे अभी थोड़ी देर पहले शर्मा भी रही थी। उसे तब होश आता है जब वे अपनी कमर पर सूर्य के हाथों की पकड़ और अपने कंधे पर उसकी गर्म सांसें महसूस करती है, जिसे महसूस कर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। सूर्य उसके बालों को हटाते हुए उसके कंधे को चूमते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरी पेस्ट्री को? उसका सरप्राइज इतना बोलकर वो फिर उसके कंधे को चूमने लगता है।
सूर्य के छूने से कृतिका की सांसें घुटने लगी थी। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। तभी सूर्य उसे खुद की तरफ पलट कर अपने हाथ उसके चेहरे पर रख अपने अंगूठे से उसके होठों को सहला मलते हुए कहता है, वन डांस विद मी। इतना बोलकर सूर्य कृतिका के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। कृतिका के अंदर जो डर था वे अब धीरे धीरे जा रहा था। वे भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। कृतिका का दूध सा गोरा छोटा सा हाथ सूर्य के हल्के सांवले और बड़े हाथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सूर्य उसका हाथ पकड़कर टेरिस के बीच में लाता है। दोनों ही अभी बारिश में भीग रहे थे। तभी सूर्य एक चुटकी बजाता है और चारों तरफ से मध्यम मध्यम गाने की आवाजें आने लगती है। गाना शुरू होते ही सूर्य कृतिका का एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखता है और अपना एक हाथ में उसका हाथ थामे दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखकर अपने पैर कभी लेफ्ट साइड रखता तो कभी राइट साइड। कृतिका भी बखूबी उसके कदम से कदम मिला रही थी। जहाँ सूर्य की नजरें कृतिका के चेहरे पर थी, वहीं कृतिका की नजरें जो नीचे थी। तभी चारों तरफ से म्यूजिक की आवाज हल्की तेज हो जाती है। गाना बज रहा था, कैसे हुआ, कैसे हो, क्यों हुआ। ये बोल आते ही सूर्य कृतिका की कमर से हाथ हटाकर उसे गोल गोल घुमाने लगता है और अचानक से उसे दूर एक कदम से पीछे खींचते हुए अपने सीने से लगा लेता है। वो अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करता है और उसके भीगे होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसे बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। उनके प्यार बराबर गाने के बोल के अनुसार चल रहे थे। कृतिका भी अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसकी किस में मदहोश होने लगती है। सूर्य उसके होठों को छोड़कर उसे अपने से दूर खड़ा कर अपने हाथों में बारिश का पानी भरते हुए उसे कृतिका के चेहरे पर फेंकते हुए मुस्कुराने लगता है। वे उसके पीछे जाकर उसकी कमर में अपने हाथ लपेटता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख उसे गाने का बोल समझा रहा था। सूर्य कृतिका को पीछे से पकड़कर अपने होंठ उसके कंधे पर चलाने लगता है और उसके कंधे को चूमते अपने दांतों से उसकी फूंक की डोरी को पकड़कर पीछे खींच देता है। उस वक्त उसने अपने दोनों हाथों से उसकी दूसरी साइड की डोरी को भी पकड़कर खींच देता है। इसके साथ ही कृतिका फ्रॉक उसके सीने से नीचे गिरने को होता है। तभी कृतिका अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे गिरने से रोक देती है। तभी शौर्य कृतिका को छोड़कर अपने भीगे बालों में हाथ फेरते हुए अपनी नजर कृतिका पर ही रखकर उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है और उसके सामने अपने हाथ फैलाकर उसे अपनी बाहों में आने का इशारा करता है। कृतिका भी बिना देरी किए हुए दौड़ते हुए आती है और उसके सीने से लग जाती है। तभी सूर्य उसके माथे को चूमते हुए उसके हाथ उसके सीने से हटाकर अपने हाथों में ले लेता है और देखते ही देखते कृतिका का फ्रॉक जमीन पर गिर जाता है। खुद को बस धोनी जी कपड़ों में देख कृतिका खुद को सूर्य के सीने में छुपा लेती है। सूर्य उसे उसी तरह पकड़े हुए उठाता है और उसे रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कृतिका बस जो आगे होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करने लगती है। रूम में आकर सूर्य कृतिका को बहुत ही आराम से बेड पर लेटाता है और उसके सामने खड़े होकर उसे देखते हुए ही अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसका भीगा हुआ शर्ट उसके शरीर से चिपका हुआ था। वे अपना शर्ट उतार कर जमीन पर फेंकता है। सामने कृतिका अपनी नजर झुकाए अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर खुद को जितना हो सके खुद में समेटने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए ये एकदम नया एहसास था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके पेट में हजार तितलियां उड़ रही थी, उसकी सांसें फूल रही थी, फिर भी वे सूर्य के लिए बस जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। सूर्य अपना शर्ट और पैंट उतार कर एक बार फिर कृतिका के ऊपर आता है। उसके दोनों हाथ उसके सीने से हटाते हुए अपने होंठ उसकी गर्दन पर चलाने लगता है और वो किसके साथ उसे हल्का बाइट भी कर रहा था और उसके कान कृतिका के मुंह से अब हल्की हल्की सिसकियां भी निकल रही थी जो सूर्य को और भी ज्यादा एक्साइट कर रही थी। तभी सूर्य कृतिका को पलट देता है और उसके बालों को हटाते हुए उसकी पीठ पर किसके साथ साथ बाइट भी करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी पूरी गोरी पीठ पे लाल लाल धब्बे होने लगते हैं। उसी के साथ सूर्य अपने दांतों से उसके न्यूनर के हुक को पकड़कर खींचते हुए तोड़ देता है और तुरंत उसे सीधा कर एक सेकंड में उसका न्यूनर उसके सीने से अलग कर देता है और अपने होंठों से उसे चूमने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक कृतिका कुछ समझती सूर्य उसके सीने को पहली बार कर चुका था। अचानक से कृतिका की एक जोर की चीख निकलती है क्योंकि इस बार सूर्य ने थोड़ा जोर से ही काटा था उसे। वो एक बार में नहीं रुका, वे बस अपने दांतों का ही इस्तेमाल कर रहा था। तभी कृतिका महसूस करती है कि सूर्य के हाथ अब नीचे जा रहे थे और वे जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को होती है उसके सिर का जो आखिरी कपड़ा था वो भी अब उसके सिर से अलग हो चुका था। उसकी सांसें तब बंद होने को होती है जब सूर्य का हाथ वहीं पास ही पाती है। थोड़ी ही देर में सूर्य अपने बाकी के बचे कपड़े भी उतारकर कृतिका के ऊपर आता है और उसे लिए ही बेड के दूसरे साइड रोल करता है क्योंकि भीगे कपड़ों के कारण उस जगह का बेड गीला हो चुका था। अपना हाथ दोनों की कमर पर मखमली कमर चादर से ढककर कृतिका के होठों को चूमते बड़े ही मदहोश भरे अंदाज में कहता है, इस बार तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ ये पहली बार है लिल्ली तुम्हारा, लेकिन अगली बार मुझे तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए। इतना बोलकर वे अपने होठ उसके होठों से मिला देता है।
और अपना हाथ उसके सीने पर रखकर सहलाने लगता है। तभी कृतिका अपना कांपता हाथ उसके पेट पर कस लेती है, क्योंकि वे चादर के अंदर सूर्य की हरकत को फील कर रही थी और उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वे खुद को मजबूत कर अपना हाथ सूर्य के कंधे पर कसते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में कृतिका शांत हो जाती है, लेकिन बार बार बस उसे छोड़ने का बोल रही थी। तभी सूर्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब रुकना मुश्किल है, जानता हूँ दर्द दे रहा हूँ तुम्हें आज, लेकिन मैं खुद आज मजबूर हूँ। इतना बोलकर वे कृतिका के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। कृतिका थोड़ी देर स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर बाद में वे भी अपना दर्द बर्दाश्त कर सूर्य को उसकी मर्जी का करने देती है। आज सही मायने में दोनों पति पत्नी बने थे। अभी तक दोनों का दिल मिला हुआ था, आज दोनों के बदन मिल चुके थे और उनके मिलन का गवाह शायद बरसता पानी बन रहा था। रात के करीब 9 बजे सभी बैठे डिनर कर रहे थे, बस कृतिका नहीं थी, क्योंकि सूर्य ने उसे इतना थका दिया था कि वो उठने के काबिल ही नहीं थी। डाइनिंग टेबल पे जतिन, नूर, युवान और तन्वी थे और व्हील चेयर पर बैठा सूर्य। हर जगह बस शांति पसरी हुई थी, सिर्फ प्लेट में चम्मच के चलने की आवाज़ आ रही थी। तभी जतिन टेबल के बीच नीचे से ही नूर का हाथ पकड़कर सूर्य को देख बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जतिन की बात सुन तन्वी और युवान की नज़रें भी उस पर टिक जाती है, लेकिन सूर्य जैसा का तैसा ही अपने डिनर पर फोकस कर रहा था। लेकिन उसने जतिन की बातें सुन ली थी। तभी सूर्य बिना उसे देखे ही कहता है, कृतिका ने शादी की सारी तैयारी करवा के रखी है, कल हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि वेदर आने वाले टाइम में और ख़राब होने वाला है और उसके 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी होगी, दोनों ही रिचुअल्स में। सूर्य की बात सुन नूर के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है और एक शर्म की लाली भी आ जाती है। वो अपना सर झुकाए बस बातें सुन रही थी। सभी अपना अपना डिनर कर रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तन्वी रूम में न जाकर गार्डन में चली जाती है और वहाँ रखी एक बेंच पर बैठ जाती है। बारिश होने के कारण सब कुछ भीगा भीगा था। तन्वी सामने गार्डन में लगे रंग बिरंगे फूलों को देख रही थी, जिसे देख उसे एक सुकून का एहसास हो रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वे तुरंत पीछे पलट के देखती है तो युवान अपने दोनों हाथों में कॉफी मग्स लिए खड़ा था। युवान को देख तन्वी मुस्कुन से अपने सामने देखने लगती है। तभी युवान उसके पास बैठते हुए कॉफ़ी का एक मग उसकी तरफ बढ़ा देता है। तन्वी कुछ बिना बोले कॉफ़ी ले लेती है। तभी युवान अपनी नज़र सामने रखते हुए कहता है, कल हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, फिर शायद ही हम कभी मिले, तो लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अभी बता दो, नहीं तो मुझे कहीं और से पता चला तो बहुत बुरा करूँगा आपके साथ। तन्वी जो चुपचाप कॉफ़ी पी रही थी, उसके हाथ अचानक से रुक जाते हैं। उसका दिल करता है सब चीज़ युवान को बता दे कि युवान एक ही सवाल बार बार कर रहा था, लेकिन तन्वी फिर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? कहा तो मैंने कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शादी है, इस कारण जॉब छोड़ रही हूँ, उन्हें नहीं पसंद मेरा जॉब करना। तब युवान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा वैसे क्या करता है आपका वो बचपन का प्यार, वैसे नाम क्या है? मेरी एक्स एम्प्लॉय हो, इतना तो जानना जरूरी है मेरा। युवान का सवाल सुन तन्वी मुझसे पका जाती है, उससे कुछ समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो बस युवान को टुकुर टुकुर देखने लग जाती है। तब युवान उसके हाथों पर हल्का पोक करते हुए कहता है, क्या हुआ, भूल गई अपने बचपन के प्यार का नाम? इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। तन्वी खुद के इमोशंस को संभाल सामने देखते हुए बोलती है, नहीं याद है ना, लेकिन हमारे में होने वाले पति का नाम नहीं लेते, इस कारण मैंने नहीं ब- बताया। तभी आगे युवान कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुन तन्वी की आंखें बाहर आने को होती है। युवान मुस्कुराते हुए ही बोलता है, चलो माना आपके बात पति का नाम नहीं बता सकती, लेकिन दिखा तो सकती हो, दिखाइए, आपके फ़ोन में तो तस्वीर होगी ना। आप उसकी बचपन का प्यार जो है आपका, बचपन पे उसने जोर देकर कहा था। उसकी बात सुन तन्वी की पकड़ अपने फ़ोन पर कस जाती है, क्योंकि युवान की नज़र उसके फ़ोन में ही थी। उसे अब समझ नहीं आता कि वे क्या करे, वो अपनी सोच में ही थी कि तभी युवान का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो जैसे ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, तभी तन्वी मौका देख वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। युवान जैसे ही कॉलर आईडी देखता है, युवान फ़ोन अपने कान में लगाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर उनकी शादी किसी अनमोल वाजपेयी के साथ 2 दिन बाद है और कल उनके भाई का ऑपरेशन होने वाला है, जिसका कॉस्ट टोटल 2 करोड़ से भी ज़्यादा है सर। लेकिन एक बात अजीब है सर, उस अनमोल की वजह से ही ऑपरेशन का सारा बिल पे किया जा रहा है और उस अनमोल की एज 55 साल है, उसका एक 20 साल का बेटा और एक 22 साल की बेटी है। एक बात और सर, वो इंसान बड़ा ठरकी है, बिना लड़कियों की उसकी रातें नहीं गुजरती।
इतना सुन युवान की भौहें सुगड़ जाती है। वो अपने फोरहेड पर हाथ फेरते हुए कहता है, शादी कहाँ होने वाली है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर पता नहीं क्यों इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल ही इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दूं। युवान बस हम बोलकर कॉल कट कर देता है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए युवान कहता है, क्यों मिस शर्मा, क्यों बता नहीं देती मुझे सब। अब ना आपको रोक सकता हूँ और ना आपकी शादी वहाँ करने दे सकता हूँ। करूँ तो क्या करूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ कृतिका अपने सामने बैठे सूर्य को गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखें थोड़ी देर पहले ही खुली थी। उठते ही उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है। सूर्य बस शोरूम में ही आ रहा था और दरवाजा खोला ही था। वो जैसे ही कृतिका की चीख सुनता है तुरंत उसके पास आता है और उसे अच्छे से संभाल कर बिठाते हुए उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी पेस्ट्री को, बहुत दर्द हो रहा है क्या। वो आई टू हॉर्स विद यू। सूर्य की इतनी बातें सुनते हुए कृतिका उसके हाथों को झटक कर गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, हास बोल रहे हो आप, बस इतना समझ लो जान निकलने वाली थी मेरी। फिर वो हल्का रोते हुए कहती है, और आपने झूठ भी बोला था कि अगर मुझे दर्द हुआ तो आप रुक जाओगे, लेकिन आप तो रुके ही नहीं। यहाँ तक कि मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी आप मेरा मुंह अपने होठों से बंद कर रहे थे। तभी वो अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, आज के बाद आप कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ। ऐसा कृतिका की बचकानी मगर प्यार बातें सुन सूर्य उसके द्वारा दिखाई गई उंगली में अपनी उंगली उलझाता है और उसे खुद की तरफ खींचते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बोलता है, ठीक है जैसी मेरी जान की मर्जी, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना तुम्हें करना, अब खुश। सूर्य की बेशर्मी भरी बातें सुन सूर्य उस कृतिका उससे खुद को छुड़ाकर उसे घूरते हुए बोलती है, आप अभी इतने बेसुन हो गए या पहले से थे। तभी सूर्य अपना सर ना में हिलाकर उठता है और डोर से एक मेडिसिन निकलता है, उसे कृतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये खा लो, पेन खत्म हो जाएगा और खाना आ ही रहा होगा। कृतिका भी चुपचाप वो मेडिसिन खा लेती है। तभी उसकी नज़र खुद पर जाती है। अभी भी वे सूर्य की वाइट शर्ट में थी, इसके अलावा उसके शरीर पर और कुछ नहीं था। कृतिका को एक एक कर सब याद आने लगता है जो उसके और सूर्य के बीच हुआ था। आज वे सही मायने में उसकी हो चुकी थी। उसको उसका हक दे दिया था। कृतिका ने आज उसे खुद ऐसा फील हो रहा था कि आज वो बदल गई है। शायद पहले वाली कृतिका अब वो रही ही नहीं। कृतिका अपने में ही गुम थी। तभी सूर्य उसका गाल अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, थैंक यू मेरी जान, मुझे बताइए आज मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। सिर्फ खुद का सोच के माफ़ कर दोगी मुझे। सूर्य की बातें सुनकर कृतिका को अब उससे भी और ज़्यादा प्यार होने लगता है। उसकी इज्जत और भी बढ़ने लगती है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कब का उसे अपना बना लेता, चाहे उस पर उसकी मर्जी हो या ना हो। लेकिन सूर्य ने उसके लिए वे सब कुछ किया जो एक पति का फर्ज होता है। शायद उससे भी ज़्यादा एक पिता की तरह उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। उसकी पढ़ाई, उसके डॉक्टर बनने का सपना, सबको उसने पूरा करने की कोशिश की। एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा और दोस्त की तरह उसके मन की बातें सुनी। लेकिन जो असली रिश्ता था उसने कभी उसकी डिमांड नहीं की उसके सामने। लेकिन वे एक मर्द था, कब तक खुद की जरूरत को नज़रअंदाज कर सकता था। फिर भी उसने जो किया कृतिका की मंजूरी से ही किया। कृतिका अपना सिर ना में हिलाकर कहती है, नहीं आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी डोर पर नॉक होता है और सूर्य दरवाजा खोलता है तो सर्वेंट अपने हाथों में डिनर लिए खड़ा था। सूर्य उसके हाथों से डिनर लेता है और तुरंत रूम लॉक कर अंदर आता है। डिनर की प्लेट लेकर वे कृतिका के सामने बैठता है और उसे अपने हाथों से डिनर करवाने लगता है। डिनर कर वो कृतिका को अच्छे से सुलाकर खुद भी उसके पास उसके गले में अपना मुंह छिपाकर सो जाता है। सुबह सुबह सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बाहर मौसम वैसा का वैसा ही था। कोई भी कहीं भी घूम तो नहीं पाया था, लेकिन कृतिका जो काम करने आई थी वह हो चुका था। जतिन और नूर एक साथ थे और सूर्य जो सोच कर आया था वह भी पूरा हो चुका था। वो और कृतिका एक हो चुके थे। थोड़ी ही देर में सभी ब्रेकफास्ट कर वापस आने को निकल जाते हैं। आते टाइम सब जितने एक्साइटमेंट थे, जाते वक्त सब साथ बैठे थे। करीब शाम के समय सभी विला पहुंचते हैं। तन्वी रास्ते में ही अपने हॉस्टल उतर चुकी थी। युवान बस उसे देखता ही रह जाता है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन उसे जाते देख युवान और कृतिका दोनों का मन हो रहा था कि उसे कैसे भी करके रोक ले। कृतिका ने कोशिश भी की, लेकिन तन्वी बहाना बनाकर चली गई। तभी विला आकर उसने अपने रूम सब सभी मिलाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कृतिका जैसे ही अपने रूम में आती है उसे पूरा कमरा खाली दिखता है। रूम में बस फर्नीचर था और कुछ नहीं। कृतिका के कपड़े, उसकी बुक्स, उसकी जरूरत का सारा सामान सब गायब था। तभी वे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील करती है और वह जब उस छोन को जानती थी, क्योंकि ये कोई और नहीं शौर्य था। शौर्य उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाकर बोलता है, तुम्हारा सामान अपनी सही जगह है और अब तुम्हें भी वही रहना चाहिए। इतना बोलकर वे कृतिका को अपनी गोद में उठाकर रूम से निकल जाता है। युवान का मन बेचैन हो रहा था। वे कृतिका को तन्वी की शादी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन
उसे मौका ही नहीं मिला क्योंकि कृतिका रूम से बाहर आई ही नहीं। कल उसे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना था, वो भी सुबह सुबह। वो अपना फ़ोन उठाकर बार बार सोच रहा था कृतिका को मैसेज कर सब बता दे, लेकिन उसे चिंता थी कि कृतिका ने अगर कोई गलत एक्शन ले लिया तो इसी उधेड़-बुन में युवान की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। कृतिका आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों में कंघा कर रही थी। उसने अभी सिंपल ब्लू सूट पहना था जिस पर गोल्डन वर्क था क्योंकि वे घर में ही रहने वाली थी। अपने बालों को संवारती ही उसकी नज़र पीछे बैठे सूर्य पर जाती है जिसने भी ग्रे रंग का बिजनेस सूट पहना था और अपने लेप पे लैपटॉप रखकर कंटिन्यू अपनी उंगलियां उस पे नचा रहा था। उसके चेहरे पर एक टेंशन साफ दिख रही थी। शायद कुछ दिनों से उसने ऑफिस का काम बंद कर रखा था, इसलिए ज़्यादा काम का लोड था। कृतिका की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर जाती है, उसके हाथ जो उसके बालों पर चल रहे थे वे अपने आप रुक जाते हैं। उसको वो पल एक एक कर याद आने लगते हैं जब सूर्य ने उसे अपना बनाया था और कल एक बार फिर जो उन दोनों के बीच हुआ था। ये सब याद कर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगता है और उसकी नज़र अपने आप झुक जाती है। तभी उसके कानों में सूर्य की आवाज़ आती जाती है जो अपनी नज़र लैपटॉप पे ही रखकर अपनी उंगलियां उस पर चलाते हुए कहता है, जान इधर आओ, मेरा मन एप्पल खाने को कर रहा है। उसकी बातें सुनकर कृतिका तुरंत अपने होश में आती है और कंघी को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर पीछे मुड़ती है और सूर्य को देखते हुए ही कहती है, एप्पल तो आपके सामने ही टेबल पर रखा है, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो। सूर्य अपनी नज़र लैपटॉप से हटाकर अपनी भोली भाली बीवी पर जमाते हुए एक शरारती अंदाज में कहता है, फिलहाल तो इस एप्पल से ज़्यादा लाल मेरी वाइफ ही है के गाल हो रहे हैं। उसके सामने इस एप्पल को कौन पूछे। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर कृतिका अपनी जगह से उठते हुए अपने कदम सूर्य की तरफ बढ़ा देती है और उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, आप अब थोड़ा ज़्यादा ही बेशर्म नहीं होते जा रहे हैं। तभी सूर्य लैपटॉप साइड में रखकर अपना एक हाथ बढ़ा कर उसकी कमर पे पकड़कर उसकी कमर से पकड़ उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठाता है। उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, ये बेशर्मी सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, ओनली फॉर यू। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाती है और सूर्य भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। तभी कृतिका के मन में कुछ आता है और वो अपना चेहरा उठाकर सूर्य को देखते हुए कहती है, सूर्य आप मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहेंगे ना। आपसे जुदा होकर शायद ही मैं जी पाऊँ। कृतिका की बातें सुनकर सूर्य अपनी पकड़ उसके बालों पर कसते हुए उसके चेहरे पर झुकता है और हल्के गुस्से में कहता है, कितनी बार कहा है कि ये मरने की बातें मेरे सामने मत करना। जब तक इस सूर्य सी प्रताप की सांसें चल रही हैं ना, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वो कृतिका के गालों पर हल्का सा बाइट कर देता है। सूर्य की प्यार भरी धमकी सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे हाथों में उसका चेहरा थामती है और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहती है, थैंक यू सूर्य हर चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए किया। तभी सूर्य का फ़ोन रिंग होता है। फिर फ़ोन रिंग करने लगता है और कृतिका उसकी गोद से उठकर फिर से अपने बालों को संवारने में लग जाती है और सूर्य अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला जाता है। थोड़ी ही देर में सूर्य अपने ऑफिस जाने को रेडी होता है और वो कृतिका को बार बार घर में अच्छे से रहने को कह रहा था। उसे किचन से दूर रहने से लेकर टाइम पर लंच करने और दवाई खाने का इंस्ट्रक्शन देकर वो उसके माथे को चूमकर बाहर निकल जाता है, जैसे कोई पिता बाहर निकलने से पहले अपने छोटे बच्चे को समझा बुझा कर जाता है। सूर्य भी उसी तरह कृतिका को समझा कर गया था क्योंकि आज युवान भी घर में नहीं था और जतिन और नूर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। सूर्य तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कृतिका अब बोर हो रही थी, लेकिन वे कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि सूर्य कड़े शब्दों में उसे समझा कर गया था कि वे कहीं बाहर ना जाए। कृतिका अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में रखे सोफे पर बैठते हुए कहती है, इस तन्वी की बच्ची ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। देखो तो मैडम कहाँ बिजी है। वो अपने फ़ोन से नंबर निकाल ही रही थी कि तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर कृतिका तो पहले कॉल नहीं उठाती और पूरे रिंग के बाद कॉल कट जाता है। तभी थोड़ी देर में फिर से कॉल आने लगता है। इस बार कृतिका कॉल रिसीव कर जैसे ही अपने फ़ोन अपने कान से लगाती है, उधर से एक लड़के की आवाज़ आती है जिसे सुनकर ही लग रहा था कि वे रो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।